स्वागत है दोस्तों का फिर से आप सभी का इस सीरीज के एपिसोड नंबर 52 में। देखो यार, सच्ची बताओ तो एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी जिसे मैंने अपने कम्युनिटी पर पोस्ट भी किया था, बट फाइनली अब वो इशू सॉल्व हो गई है, इसलिए अब यह वीडियो अपलोड हो रहा है। वरना सच्ची बताओ तो मुझे यह सीरीज बंद करना पड़ता। जैसा कि हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि चेन फैन को व्हाइट टाइगर कैनन का ब्लूप्रिंट मिल चुका था और अब चेन फैन को कुछ भी नहीं चाहिए था, अब बस वो वहाँ से निकलना चाहता था। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, चेन फैन भी अलग ही लेवल का बंदा है। मतलब कि वह अब तक 2 से 3 सुंदर कन्याओं से मिल चुका है, लेकिन भाई को किसी में भी दिलचस्पी नहीं है। अगर दोस्तों ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं हमें छोटा चेन फैन देखने को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। खैर अब आगे। चेन फैन तांग परिवार के यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुका। तांग युए और तांग परिवार के मुखिया को अलविदा कहने के बाद उसे ज्वानवू शहर में रहने के लिए एक जगह मिली। फिलहाल वह वहीं रहने लगा। उसने सोचा था कि तांग परिवार के मुखिया से बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट का एक और बैच खरीद लूं, इसके बाद ही यहाँ से निकलूं। कमरे के अंदर चेन फैन ने अपनी जेब से व्हाइट टाइगर कैनन का बिल्डिंग ब्लूप्रिंट निकाला और उसे बीचों बीच फाड़ दिया। जल्द ही उसे बनने वाले बिल्डिंग के लिस्ट में व्हाइट टाइगर कैनन का ऑप्शन भी दिखा। अब वह बस अपने शहर लौटने के लिए बेचैन था और वह वहाँ व्हाइट टाइगर कैनन बनाकर उसकी शक्ति देखना चाहता था। इस बीच दूसरी तरफ हमेशा की तरह घोस्ट किंग नीले जानवरों को पीछा छोड़कर लौट रहा था। फिलहाल उसका चेहरा काफी उतरा हुआ था। उसे अपने हाथ में लिए घोस्ट वैली के कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए उसे अपने साथी के जरिए पता चला कि 7 नाइट लैंड्स में भूकंप आया है। बहुत सारे घोस्ट नेस्ट एक बार फिर से इटर्नल लाइट वेस्टर्न ब्लैक डॉट वाइज नंबर 1 की फ्रंट लाइन पर समुद्री इलाके के बाहर जमा हुए हैं और अब वह उस फ्रंट लाइन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। और तो और इस बार तो 3 टॉप लेवल के घोस्ट किंग भी आए थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि घोस्ट जाति इतने वर्षों से युद्ध कर रही थी। लगभग हर क्षेत्र में पहले से ही उनका सेना भरा हुआ था, लेकिन 7 नाइट्स में अभी अभी आए हुए नए भूत आखिर कहां से आए थे? ये 3 टॉप लेवल के घोस्ट किंग और इतने सारे घोस्ट नेस्ट आखिर कहां से आए थे? खैर छोड़ो, घोस्ट किंग जीवू ने अपना सिर हिलाया और इन बातों के बारे में सोचना बंद कर दिया, क्योंकि अब हालात इतने बदल चुके थे कि उसे फिलहाल कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हालांकि फिलहाल उसका इरादा यह जानकारी फानियों को बताने का बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अगर आज वो घोस्ट वैली की जानकारी लीक कर देगा और उसके बावजूद भी आगे जाकर इंसान हार जाएंगे और घोस्ट प्रजाति जीत जाएगा, और तब उन लोगों को घोस्ट किंग की इस गद्दारी का पता चलेगा तो घोस्ट प्रजाति भी यही बोलेंगे। और फिर तो बेचारा न घर का रहेगा न घाट करेगा। इससे अच्छा है कि जो हो रहा है चुपचाप देखते रहो। फिर वह बोलता है, घोस्ट किंग आज रात होने के बाद कुछ घोस्ट नेस्ट येलो स्प्रिंग डिफेंस लाइन की ओर भेज देना। कम से कम हमें दिखावा तो करना ही होगा। जब यह फ्रंट लाइन टूट जाएगी और कोई यहाँ आएगा तो उसे भी लगेगा कि वे सभी वास्तव में इस रक्षा रेखा पर हमला कर रहे थे। फिर वही पुरानी बात, घोस्ट किंग को एक्टिंग करना है कि हम लोग हमला कर रहे हैं, लेकिन वे लोग करेगा नहीं। समझ गया। 3 दिन बाद चेन फैन और उसके साथी कंकाल घोड़े से तेजी से ज्वानवू शहर से निकले। फिर अफ्रीका की मदद से 3 दिनों के सफर के बाद चेन फैन और उसका ग्रुप नेमलेस माउंटेन पर लौट आया। यह जगह बहुत जानी पहचानी है। जियांगवे डिफेंस लाइन पर खड़े होकर उसने दीवार पर हाथ रखी और दूर समुद्र को देखने लगा। महाराज, पास आकर वांगकुई ने रिपोर्ट दिया, आपके ऑर्डर के मुताबिक फानियों के कुछ लोगों को एक मर्चेंट गिल्ड के नाम पर इटर्नल लाइट कॉन्टिनेंट के अलग अलग इलाकों में सीक्रेट एजेंट के तौर पर भेज रहा है। उनका मेन काम खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और दुर्लभ खजाने आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट को हासिल करना होगा। यदि हम ज्वानू मैदान के तांग परिवार की शक्ति का उपयोग करें तो वहां हम आसानी से अपनी जड़ी जमा सकते हैं और फिर चारों ओर फैल सकते हैं। बिल्कुल सही। चेन फैन ने थोड़ा सा सिर हिलाया, क्योंकि तांग परिवार की शक्ति उसके मर्चेंट गिल्ड के लिए काफी अच्छा सपोर्ट होगा। इससे स्वाभाविक रूप से ज्वानू प्लेन के सेनाओं को इसके गिल्ड पर ज्यादा भरोसा होगा, वरना ज्वानू मैदान में किसी अनजान व्यापार गिल्ड का टिकना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इस नए मर्चेंट गिल्ड का नाम जियांगवे मर्चेंट गिल्ड होगा। फिर चेन फैन ने व्हाइट टाइगर कैनन को देखा, जो इटर्नल नाइट लॉर्ड के पैनल पर बनने वाले स्ट्रक्चर में से एक था। उसने इसे बनाने के लिए 10,000 घोस्ट स्टोन खर्च किए और फिर इसे अपग्रेड करना शुरू कर दिया। व्हाइट टाइगर कैनन दूसरे लेवल पर पहुंच गई है। इस इमारत में चुनने के लिए कोई अपग्रेड पाथ नहीं है। प्रत्येक अपग्रेड ने बस इसकी शक्ति थोड़ी बढ़ा दी है। अन्य तरीकों से कोई भी अपग्रेड पाथ प्राप्त करने में असमर्थ। अगले लेवल पर अपग्रेड करने के लिए 30,000 घोस्ट स्टोन चाहिए। इस तरह से उसने व्हाइट टाइगर कैनन को एक ही बार में मैक्सिमम लेवल यानी लेवल 10 पर अपग्रेड कर दिया। चेन फैन ने आंखें हल्की सिकोड़ कर अपने पास खड़े विशाल खतरनाक कैनन को देखा। ज्वानवू कैनन यानी कछुआ वाली कैनन की तुलना में यह बहुत ज्यादा शानदार लग रहा था। यह व्हाइट टाइगर कैनन एक नीले रंग की शहर रक्षा इमारत की तरह था, जो दिखने में बिल्कुल एक बहुत बड़ा बाग जैसे था। सबसे जरूरी बात यह है कि व्हाइट टाइगर कैनन को बहुत सस्ते में बनाया गया था, इसलिए अब बस इसकी शक्ति देखना बाकी रह गया था। फिलहाल अभी रात नहीं हुई थी और फायर करने के लिए कोई लक्ष्य भी नहीं था, लेकिन वह इस समय इसकी पावर टेस्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। अगले ही पल इस बहुत बड़ी व्हाइट टाइगर कैनन के शरीर पर बना एनर्जी पैटर्न
तेजी से चमकने लगे। बहुत ज्यादा एनर्जी का गोला तेजी से उसके मुंह पर जमा हो रही थी। दूर खड़े होने के बावजूद भी चेन फैन को मौत का जबरदस्त एहसास हो रहा था। उसे चार्ज होने में ज्यादा समय लगा, लेकिन टाइम लगने के बावजूद अचानक एक डरावनी आत्मा को कपकपा देने वाली टाइगर की दहाड़ सुनाई दी। बहुत ही ज्यादा ठंडी सफेद रोशनी की एक किरण, जिसमें बिजली के अनगिनत वोल्ट्स थे, उसके मुंह से निकली और सीधे समुद्र की ओर बढ़ी। एक पल में मानो सब कुछ अंधेरा सा हो गया। शहर की दीवार पर खड़े चेन फैन को लगा कि जैसे रात हो गई हो, लेकिन वह जानता था कि ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि रोशनी की चमक उसकी आंखों की बर्दाश्त क्षमता से बहुत ही ज्यादा थी। तोप से निकलते हुए किरण तेजी से फैलकर 100 मीटर चौड़ी हो गई। रोशनी की यह जबरदस्त सफेद किरण मानो जब तक हम लोग 10 सांस लेंगे उतनी देर टिकी रही। उसके बाद व्हाइट टाइगर कैनन शांत हो गया। उसके ऊपर के पैटर्न ऐसे चमक रहे थे जैसे मानो वह आराम कर रहा हो। वहीं दूर समुद्र के ऊपर बहुत ज्यादा पानी का भाप उठ रहा था। एकदम जोरदार कैनन। चेन फैन थोड़ी देर बाद मुस्कुराया। अब उसे यकीन हो गया था कि व्हाइट टाइगर कैनन खास तौर पर मारने के लिए बनी हुई थी। इसकी ताकत को बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए। बस इसमें एक ही कमी थी कि इसको चार्ज करने के लिए काफी ज्यादा समय लगती थी, क्योंकि जब तक यह चार्ज होगा तब तक बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। सही पकड़े हैं। यानी दुश्मन रेंज से बाहर हो जाएगा। इसके बाद उसकी नजर एक और निर्माण ब्लूप्रिंट पर गई। उसका नाम था एरे हॉल और उसका ग्रेड था नीला। इसका इफेक्ट यानी प्रभाव था एरे मास्टर के निवास के बाद विभिन्न एरे बनाए जा सकते थे। चेन फैन ने ब्लूप्रिंट को देखते हुए अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। उसे पहले भी कई बड़े एरे मिले थे, जैसे डैन सेक्ट और हैंगटियन सेक्ट के डिफेंसिव बटेटॉन, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया था क्योंकि उसे बनाने का कॉस्ट बहुत ज्यादा था और उस हिसाब से उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं के बराबर था। लेकिन अब वह देखना चाहता था कि क्या यह एरे हॉल उसे सरप्राइज देता है या वह भी फालतू का निकलेगा। फिर उसने एक खाली जगह चुना और कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। एक बड़ा हॉल तुरंत उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। वह पहले इसे लेवल 2 पर अपग्रेड करके देखना चाहता था। एरे हॉल लेवल 2 पर अपग्रेड हो गया था। इस बिल्डिंग के लिए चुनने के लिए कोई भी अपग्रेड रेक्शन नहीं था। हर अपग्रेड से एक नया एरे बनाने की क्षमता मिलती थी और इसे बनाने की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कम थी। फिलहाल के लिए यह सभी एरे फॉर्मेशन बनाए जा सकते हैं। पहला, गुप्त एरे, किसी के बॉडी और उसके ऑरा को कुछ हद तक छिपा सकता है। दूसरा, वाटर प्रूफ एरे, कुछ हद तक वाटर प्रूफिंग दे सकता है और पानी से सुरक्षा दे सकता है। हालांकि इन एरे को बनाने के लिए किसी एरे मास्टर का इस भवन में रहना आवश्यक था। साथ ही इस एरे को छोटा करके एरे प्लेट के फॉर्म में अपने साथ भी रखा सकता था। इसे अगले लेवल पर अपग्रेड करने के लिए 20,000 घोष स्टोन चाहिए थे, जो कि काफी ज्यादा सस्ता था। इसलिए चेन फैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और एरे हॉल को सीधा लेवल 10 पर अपग्रेड कर दिया, जिससे उसे एक नया एरे मिला, टेलीपोर्टेशन एरे। चेन फैन अचानक वहीं जम गया और अपनी आंखें मली और टेलीपोर्टेशन एरे शब्द को हैरानी से देखने लगा। टेलीपोर्टेशन एरे, ये 3 शब्द चेन फैन की पूरी ताकत को नेक्स्ट लेवल पर बढ़ा सकती थी। फिर चेन फैन ने तुरंत जियो क्यू को कांटेक्ट किया। जियो क्यू, फैनियो का मेंबर लिस्ट चेक करके बताओ कि क्या हमारे पास कोई एरे मास्टर है। क्या अगर है तो सबसे हाई रैंक वाले को मेरे पास जल्दी से भेजो। जल्दी एक अधेड़ उम्र का आदमी चेन फैन के सामने आया। चेन फैन ने उस आदमी को देखा और ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसे सुई देते हुए कहा कि मुझे बस तुम्हारे रक्त की थोड़ी सी आवश्यकता है। उस व्यक्ति की उंगली से रक्त लेने के बाद चेन फैन सीधे एरे हॉल के भीतर पहुंचा और उस रक्त के गोले को वहां डाल दिया, जिससे वहां का अंधेरा तुरंत गायब हो गया। पहले से कम रोशनी वाला हॉल अब और भी ज्यादा रोशन हो गया था। एरे मास्टर का ब्लड डालने से अब इसे आधिकारिक रूप से एक एरे मास्टर का निवास मिल चुका था और ऐसा करने से अब चेन फैन को टेलीपोर्टेशन एरे के बारे में और भी ज्यादा जानकारी दिखाई देने लगी थी। इसका नाम टेलीपोर्टेशन एरे। इसका प्रभाव था 2 स्थानों पर एक एक टेलीपोर्टेशन एरे बना करके बिना दूरी के प्रभाव किए चीजों को तुरंत टेलीपोर्ट किया जा सकता है। टेलीपोर्ट होना तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे, मतलब कोई भी चीज या इंसान एक जगह से दूसरे जगह चले जाए बिना बीच का रास्ता तय किए, वो भी बहुत ज्यादा कम समय में। जैसे कि मैं अभी यहाँ हूँ और 5 सेकंड में मुंबई पहुंच जाओ, इसे ही टेलीपोर्ट होना बोलते हैं। हालांकि अभी के लिए यह बहुत ज्यादा सप्लाई नहीं ले जा सकता था, क्योंकि जगह जगह की उथल पुथल में उन्हें खो जाने का बहुत ज्यादा संभावना थी। टेलीपोर्टेशन एरे की कीमत टेलीपोर्टेशन करने की दूरी पर निर्भर करती है। चेन फैन ने गहरी सांस ली और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। जानू मैदान के इस ट्रिप ने उसे एक बहुत ही जरूरी बात का एहसास दिया था कि इटर्नल नाइट के भीतरी क्षेत्र में बहुत सारे अवसर और खजाने बिखरे पड़े थे, जिस पर अभी तक किसी का भी हाथ नहीं पड़ा था। जैसे तांग परिवार के यहाँ जाने का ही फायदा देख लो, एक बहुत ही पावरफुल व्हाइट टाइगर कैनन का मिलना और दूसरा एक ऐसा पत्थर मिला जिससे उसने टेलीपोर्टेशन एरे बनाया, जिससे अब वह चुटकी बजाते ही कहीं से कहीं पहुंच सकता था। मतलब कि 2 एकदम खतरनाक चीज उसके हाथ लगी थी। फिर से उसने कम्युनिकेशन तावीज निकाला और जियो क्यू से कांटेक्ट किया और फानियो के बचे हुए बाकी 10 एरे मास्टर की पूरी जानकारी भेजने को बोला, क्योंकि वह चाहता था कि एरे हॉल जल्दी से जल्दी अपने फुल पावर के साथ काम करना स्टार्ट कर दे। इसके तुरंत बाद चेन फैन ने अपने बगल में खड़े आदमी को देखा और कहा, इस पल से फानियो एक नया पवेलियन बनाएगा। तुम सबसे पहला एक्टिंग पवेलियन मास्टर के तौर पर काम करोगे।
आने वाले समय में तुम्हारा काम नई महाद्वीपों पर बड़े बड़े एरिया स्थापित करना होगा और फानियों के सबसे जरूरी जगहों पर टेलीपोर्टेशन एरिया बनाना होगा और सबको एक दूसरे से जोड़ना होगा। फिलहाल मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट देखना है। ठीक है। झांग चियांचिऊ नाम के आदमी ने सिर हिलाया और आदेश मानकर चला गया। जिस विशाल एरिया का चर्चा किया गया था वह एरिया हॉल के लेवल 7 पर प्राप्त हुआ था और वही एरिया नेमलेस माउंटेन पर भी स्थापित था। 7 दिन बाद चेन फैन एक टेलीपोर्टेशन एरिया के सामने खड़ा था। झांग चियांचिऊ की पूरी रिपोर्ट सुनने के बाद उसने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ ली और तुरंत टेलीपोर्टेशन एरिया पर जाकर खड़ा हो गया। फिर जैसे उसने मन में कुछ सोचा उसके पैर के नीचे स्थित टेलीपोर्टेशन एरिया स्टार्ट हो गया। रहस्यमयी पैटर्न से एक तेज हरी रोशनी निकली और हरी रोशनी वाला बहुत सारा पिलर आसमान की ओर उठा। अगले ही पल उसे हल्का चक्कर जैसा महसूस हुआ और उसके सामने की दुनिया मानो धुंधली सी हो गई हो, मानो वह किसी अजीब पोर्टल में हो। हालांकि यह कुछ ही सेकंड के लिए था। जल्दी उसके सामने का दृश्य साफ हो गया तो वह देखा कि वह फानियो पोर्ट पर नहीं था, बल्कि वह न्यू कॉन्टिनेंट स्टेशन नंबर 1 के शहर के अंदर बीच आंगन में खड़ा था। थोड़ी देर बाद वह फिर से टेलीपोर्ट होकर फानियो पोर्ट वापस लौट आया। जैसे ही आसपास की दुनिया धुंधली होकर तेजी से साफ हुई उसके सामने झांग चियांचिऊ, लंगड़ा बंदर और दूसरे लोगों को एक बार फिर से देखा। चेन फैन ने झांग चियांचिऊ को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। अब हर जरूरी जगहों पर एक टेलीपोर्टेशन एरिया बनाओ। और ऐसा करते करते 1 साल बीत गया और फाइनली सर्दियों का मौसम आ चुका था और साल की आखिरी बारिश का मौसम भी समाप्त हो चुका था। इटर्नल नाइट के पश्चिमी हिस्से में जानवू नंबर 1 फ्रंट लाइन पर माहौल पहले की तुलना में काफी ज्यादा शांत था। 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका था और उन्होंने इस बीच किसी भी घोस्ट नेस्ट को नहीं देखा था और न ही किसी घोस्ट किंग का पता चला था। हालांकि फ्रंट लाइन का लीडर वह अधेड़ उम्र का आदमी जिसने चेन फैन को फ्रंट लाइन दिखाई थी, इस वक्त किले की दीवार पर खड़ा होकर डूबते सूरज के नीचे फैले समुद्र को गंभीरता से देख रहा था। इन दिनों उसे साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। पिछले 1 साल में फ्रंट लाइन का माहौल बहुत ही ज्यादा शांत हो गया था। कोई भूतिया हमला नहीं हुआ था, मानो जैसे यह तूफान आने से पहले की शांति हो। अब रात के पहरेदारी के दौरान भी सैनिक बातचीत करते और हंसते रहते थे। वे पहले जितना सतर्क नहीं थे और यह बातें उसे अंदर से बेचैन कर रही थी। तभी इल्डर क्यू के पास एक आदमी दौड़ कर आया और फुसफुसाया, जांच के लिए भेजी गई टीम वापस आ गई है। फिलहाल समुद्र में कोई हलचल नहीं है। ऐसा लगता है जैसे घोस्ट ने सच में वापस चले गए हो। चीफ कमांडर चुप रहा और बोला, रात होने के बाद फिर से लोगों को समुद्री इलाके में जांच करने के लिए भेजते रहना। वह आदमी थोड़ा हिचकिचाया और बोला, ठीक है। इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट के एक अंधेरे इलाके में 2 मगरमच्छ जमीन पर लेटे हुए बेसुध होकर अपनी महबूबा की याद में गाना गा रहे थे। एक अधेड़ उम्र का आदमी जमीन पर पालथी मारकर बैठा था और आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था। अचानक उस आदमी ने अपनी आंखें खोली, ऊपर फैले अंधेरे को देखा। उसका चेहरा थोड़ा उदास था। उसने देखा कि चारों ओर का अंधकार अचानक तेजी से गायब होने लगा था। वह अंधकार जिसने उसे इतने सालों से कैद करके रखा था, वह अब फाइनली गायब हो रहा था, वो भी इतनी तेजी से जिसे नंगी आंखों से देखा भी नहीं जा सकता है। जब आसपास का सारा अंधेरा गायब हो गया तो वह खुद को एक छोटे से आइलैंड के समुद्री बीच पर खड़ा पाया, जो समुद्र से घिरा था और उसके ऊपर खून जैसा लाल सूरज चमक रहा था। रात होने ही वाली थी, वहां गठन हटा दिया गया था। उसका चेहरा सॉफ्ट था कि उसने खुद का गठन खोल लिया। फिर ना जाने क्यों उसके मन में अचानक एक अजीब सी फीलिंग आने लगी। उसी समय घोर अंधकार से बनी धुंध में लिपटी एक परछाई जैसी आकृति उसे दिखाई दी। उस आकृति का कोई फिक्स मानव आकार नहीं था। उसने इससे पहले कभी यह आवाज नहीं सुना था। उसने बोला कि हमारा खेल यहीं समाप्त होता है। मुझे अब नए कॉन्टिनेंट को कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं है। पिछले बारिश के मौसम के दौरान मेन कॉन्टिनेंट पर हमला हुआ था। घोस्ट नेस्ट के एक शक्तिशाली ग्रुप ने चीसी कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लिया और इसके बाद पूरे घोस्ट सेक्ट को दोबारा से बनाया। अब सभी फ्रंट लाइन पर मौजूद घोस्ट नेस्ट उनकी ही बातें मानते हैं। उनकी ताकत तुम्हारी सोच से भी बहुत ज्यादा है। आज रात आखिरी हमला यानी महासंग्राम शुरू होगा। यह सब सुनकर वह व्यक्ति कुछ भी नहीं बोला। उसके चेहरे पर एक गंभीर एक्सप्रेशन था। फिर उसने 2 उंगलियां अपने सिर पर रखी और फिर क्या, आकाश में एक बड़ी सी आंख प्रकट हुई जिसने सब कुछ ढक लिया। जैसे ही आंख धीरे धीरे खुली उसने सब कुछ देख लिया। उसने पूरे इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट के ऊपर देखा। उसने समुद्र की गहराई को देखा। उसने ऐसी जगहों को देखा जिसे सामान लोग देख भी नहीं सकते थे। उसने देखा कि अनगिनत घोस्ट नेस्ट इकट्ठा हो रहे थे। ये भूतों के झुंड संख्या और ताकत दोनों में पहले वाले भूतों के झुंड से कई ज्यादा भयानक थे, जिनका सामना इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट ने बहुत पहले किया था। उसे वह दिन दिखाई दिया जब उसका संसार घोस्ट नेस्ट के हाथों नष्ट हो गया था, बिल्कुल आज की रात की तरह। फिर उसने गहरी आवाज में पूछा कि यह सब अचानक कैसे हो गया। फिर उसके सामने अंधेरे में लिपटी परछाई धीरे से बोली कि असल में पिछले साल बारिश के मौसम की शुरुआत में घोस्ट क्लैन को पता चला कि प्राइमोर्डियल कॉन्टिनेंट यानी मूल महाद्वीप की विनाश रेखा अत्यंत तेजी से फैल रही है, इसलिए उन्हें एक नया कॉन्टिनेंट रहने के लिए ढूंढना होगा। घोस्ट क्लैन के पास ज्यादा समय नहीं था। उन्होंने पहले ही हेवनली दाव को छोड़ने का सोच लिया था और अपने स्वयं के हेवनली दाव को प्राप्त करने का सपना भी त्याग दिया। तुम स्वयं हेवनली दाव हो,
तुम जानते हो कि इसका अर्थ क्या होता है? हेवनली दाव का अर्थ है इस संसार की आवाजें सुन पाना। इसका मतलब है कि आप एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं और आपको सच में इस दुनिया ने अपना लिया है। लेकिन इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट के सभी इंसानों को मारकर और उसे पूरी तरह जीतकर ही घोस्ट क्लैन अपना हेवनली दाव बना सकता था। पिछले साल बारिश के मौसम के पहले 10 दिनों में लगभग कोई भी फ्रंट लाइन नहीं गिरी। ऐसा पहली बार हुआ था कि घोस्ट क्लैन ने बड़े अधिकारियों को इटर्नल नाइट पैलेस के साथ एक फॉर्मल और लंबी बातचीत करने के लिए भेजा था। घोस्ट क्लैन को उम्मीद थी कि इटर्नल नाइट पैलेस उन्हें रहने के लिए इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा हिस्सा दे देगी। ऐसा करने से भले ही घोस्ट क्लैन अपना हेवनली दाव नहीं बना पाएंगे और ना ही इस दुनिया द्वारा स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन ऐसा करने से कम वो जिंदा तो रह पाएंगे। लेकिन इटर्नल नाइट पैलेस ने इस समझौते से साफ साफ इनकार कर दिया, वो भी एक बार नहीं बल्कि 10 बार। हमने 10 बार बातचीत की, हर बार घोस्ट क्लैन ने नई नई छूट और सुविधाएं प्रदान की, फिर भी उन्होंने हमारा न्योता ठुकरा दिया। फिर पिछले बारिश के मौसम के बीच में मूल महाद्वीप पर हमला हुआ। घोस्ट नेस्ट का एक नया ग्रुप दिखा जो खुद को राजवंशी बता रहे थे। वे असल में खुद घोस्ट नेस्ट ही थे, लेकिन उनकी ताकत हमारी तुलना में बहुत ही ज्यादा थी और वे लोग बहुत ही ज्यादा चालाक थे। उन्होंने जल्द ही मूल महाद्वीप पर कब्जा कर लिया और घोस्ट क्लैन को साफ करके फिर से बनाया। अगर सच कहूँ तो मैं भी उसी राजवंश का मेंबर हूँ। पुराने घोस्ट क्लैन का अब कोई भी अस्तित्व नहीं है और अब उन्होंने अपनी सारी तैयारी कर ली है। पूरी सेना एकजुट हो चुकी है। आज रात की लड़ाई इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट पर आखिरी लड़ाई होगी। मैंने तुम्हें इतने सालों से कैद करके रखा है, लेकिन यह आखिरी लड़ाई है। मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा। घर लौट जाओ। वैसे भी अब भविष्य में जियांग वई नहीं रहेगा। अधेड़ उम्र के आदमी ने बिना किसी भाव के अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसके शरीर से अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जाएं निकली जो तेजी से उसके हाथ में एक बड़े हथौड़े में बदल गई। वह हथौड़े के ऊपर खड़ा हो गया और हाथ लहराकर उसने अपने पास बैठे दोनों मगरमच्छ को भी अपने साथ ले लिया और फिर बिना कुछ बोले ही बिजली जैसी स्पीड से आसमान में उड़ गया और कुछ ही क्षणों में बादलों के बीच गायब हो गया। जियांग वई लौटने से पहले उसे इटर्नल नाइट पैलेस के उच्च अधिकारी को यह खबर भी बतानी थी। जब उसने वह दृश्य देखा तो वह जान गया था कि इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट की फील्डिंग अब सेट हो चुकी है। लेकिन फिर भी इस बार और पिछले बार में बहुत बड़ा डिफरेंस था। पिछली बार वह एक दर्शक की तरह था, लेकिन अब की बार वह खुद युद्ध भूमि में उतरेगा और भूतों की नानी याद दिलाएगा। वह इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट की रक्षा के लिए वह सब कुछ करेगा जो वह कर सकता है। एक बात जो भी बोलो यार, अभी तक हमें कुछ बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली योद्धा सब देखने को मिले हैं, जैसे कि सौक्यू हो गया, तियानी हो गया, चेनफैन हो गया और यह इंसान जो अभी अभी आज़ाद हुआ था। इसे तो हम पहले भी एक एपिसोड में देख चुके थे, जो हमेशा मगरमच्छ से बातें करता रहता था अंधेरे में। और फिर वो बड़ी मछली नाम की लड़की हो गई जो नाइट वॉचमैन है, वो भी तो अभी जिंदा ही है। और बेबे नाम का जो मगरमच्छ है वो भी तो अभी है। और एक जियांग दांग का लॉर्ड लू भी है जो लेवल 9 का रिफाइनर है, वो भी तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। और भी तो योद्धा है जो शायद मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हमें और भी ज़्यादा योद्धा देखने को मिले। लेकिन यार सच बताओ तो टक्कर तो कांटे की होने वाले हैं यार। मतलब कमजोर योद्धा तो इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट के पास भी नहीं है। वो अलग बात है, भूतों की शक्ति काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अपना चेनफैन है ना, सबकी वाट लगाएगा। सबका बदला लेगा तेरा फैजल। खैर उस आदमी के जाने के बाद उस परछाई का असली रूप देखने को मिला। एक छोटा कद का लाल इंसान और डीमन जैसा दिखने वाला जीव। वह वहीं खड़ा रहा, जाते हुए आदमी को देखता रहा और बुद्ध बताया। सब खत्म हो गया। अब तक उन्होंने इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट पर 2 बार हमला किया था। सैकड़ों वर्ष तक लड़ते रहे, फिर भी उसे जीत नहीं पाए थे। उसे हमेशा पक्का यकीन था कि अगले कुछ सालों में घोस्ट क्लैन इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लेगी। लेकिन जब वेस्टर्न लैंड पर हमला हुआ, उस वक्त वे पहली बार खुद को बेबस और असहाय महसूस कर रहे थे। दुश्मन एक रेगुलर आर्मी की तरह था जो प्रैक्टिस करके एक के बाद एक कॉन्टिनेंट आसानी से जीत रहा था, और इस जीत और इस शान से उसे कोई भी लेना देना नहीं था। वहीं दूसरी तरफ चेनफैन शहर की दीवार पर कुछ ख्यालों में खोया हुआ सा दूर देख रहा था। थोड़ी दूर पर एक बूढ़ा आदमी एक छोटी लड़की को कुछ खिला रहे थे और हंस रहे थे। वे थे दायू और गोंगयांग युए। यह सीन देखकर चेनफैन मुस्कुरा उठा। वह बहुत साल पहले दायू से पहली बार मिला था। अब दायू बूढ़ा हो चुका था, उसके पास जीने के लिए बस कुछ ही साल बचे थे। चाहे न्यू वर्ल्ड के स्पाइक हो या जियांग वई के स्पाइक, नाइट वॉचर्स उन्हें अपना नहीं पाए। मानो नाइट वॉचर्स इस दुनिया के द्वारा अस्वीकार किया गया कोई चीज। लेकिन ये दोनों काफी खुले विचार वाले थे। वे आमतौर पर वेस्टर्न सिटी में खेती करते थे, जो काफी चहल पहल वाला इलाका था। इस साल का बारिश का मौसम बहुत ज्यादा शांति से बीता था। इटर्नल नाइट पैलेस से मिली खबरों के मुताबिक इस बारिश के मौसम में कोई भी फ्रंट लाइन नहीं गिरी थी। लेकिन चेनफैन के मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी बनी ही रहती थी। उसे लगता था कि यह शांति बस दिखावे की है, जैसे हर शांत समुद्र के नीचे तेज धाराएं बहती है जो हमें आने वाले तूफान का संकेत देती है। उसी तरह अभी का माहौल भी शांत है। खैर यह बारिश का मौसम खत्म हो चुका था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि घोस्ट नेस्ट हमेशा बारिश का मौसम ही अटैक करता है। इसलिए बारिश का मौसम खत्म होते ही यह लोग राहत भरी सांस लेते हैं। बारिश का मौसम खत्म होने का मतलब है डेवलपमेंट और तैयारी के लिए एक और नया साल मिलना। चेनफैन ने एक लंबी सांस छोड़ी
और अंगड़ाई लेते हुए वूमिंग माउंटेन लौटने के लिए तैयार हुआ। आज रात वह बेफिक्र होकर सोना चाहता था। फाइनली एक और साल बीत चुका था। अब यह अगले साल के लिए डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए समय था। इटर्नल लाइट वेस्टर्न जॉनमू नंबर 1 फ्रंट लाइन पर चीफ कमांडर शहर की दीवार पर खड़ा था। डिफेंस लाइन के बाहर अंधेरे को देख रहा था। कुछ देर पहले ही उन्होंने समुद्र जांच दल को भेजा था और फिलहाल रात हो गई थी। अगर वहाँ घोस्ट नेस्ट नहीं होते तो अब तक उन्हें सूचना मिल जानी चाहिए थी। उसने घबरा कर अपने हाथ में रखे कम्युनिकेशन डिवाइस को कसकर पकड़ लिया। तभी उसके हाथ में रखा हुआ मदर चाइल्ड स्टोन अचानक से गर्म होने लगा। एक गंभीर आवाज तेजी से निकली। यह इटर्नल लाइट पैलेस का जनरल स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट है। इटर्नल लाइट वेस्टर्न जॉनमू नंबर 1 फ्रंट लाइन के चीफ कमांडर को बता दो कि आज रात इटर्नल लाइट कॉन्टिनेंट की आखिरी लड़ाई शुरू होगी। खबर थोड़ी लेट मिली है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अपने अपने परिवारों को अलविदा करने के लिए समय मिल जाएगा। इतने सालों से इटर्नल लाइट कॉन्टिनेंट की निस्वार्थ सेवा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अफसोस है कि हम जीत का दिन नहीं देख पाए। चलो अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ नर्क में मिलेंगे। यह इटर्नल लाइट के महाद्वीप द्वारा दी गई आखिरी संदेश है। इतने सालों में आपके सपोर्ट के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। मैसेज समाप्त हो गया। इंचार्ज वहीं हैरान खड़ा था। कुछ देर तक उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया कि आखिर उसने अभी अभी क्या सुना था। तभी उसके हाथ में पड़ा मदर चाइल्ड स्टोन फिर से चमका। इस बार दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आ रही थी। घोस्ट नेस्ट, यह बहुत सारे घोस्ट नेस्ट है। वह उसी जहाज के कप्तान की आवाज थी जिसे समुद्र की जांच के लिए भेजा गया था। इटर्नल लाइट जॉनमू नंबर 1 की 108 किलोमीटर लंबी पश्चिमी फ्रंट लाइन पर बने बुर्ज की सतह की पैटर्न अचानक से तेजी से एक एक करके चमकने लगी। सभी सैनिक तेजी से अपनी अपनी पोजीशन लेने लगे। सभी लोग तनाव में थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जब बारिश का मौसम खत्म हो गया तो यह टॉप लेवल के युद्ध का अलार्म क्यों बज रहा था। फिर उन्होंने देखा कि घोस्ट की लगभग कभी न खत्म होने वाली सेना लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। उनकी संख्या और ताकत पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा थी। उनमें से 3 टॉप लेवल के घोस्ट किंग थे जिसकी आंखें गुस्से से चमक रही थी और इस बार घोस्ट किंग खुद इस सेना को लीड कर रहे थे। उन्होंने पहले कभी भी ऐसा नजारा नहीं देखा था और ये तीनों साफ तौर पर पहले वाले घोस्ट किंग से ज्यादा खूंखार लग रहे थे। यह पहली फ्रंट लाइन थी। उसकी आंखों में घबराहट साफ साफ झलक रही थी। जियांग वei फैनियो से संपर्क करके उसने जल्दी से वह जानकारी दोहराई जो इटर्नल लाइट पैलेस ने उसे अभी अभी दी थी। अगले ही पल 2 घोस्ट किंग दोनों 1 मीटर से ज्यादा लंबे हवा में खड़े थे। अपने हाथ फैलाए, सिर ऊंचा किए, हर एक के सिर के ऊपर लाल रोशनी का गोला बन रहा था। गोला लगातार फैल रहा था और बड़ा होते जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ तीसरा बहुत बड़ा घोस्ट किंग दर्जनों मीटर लंबा एक बड़ी कुल्हाड़ी लिए सबसे आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। बिना किसी डर के वह आगे बढ़ रहा था। उसने तोपों की गोलाबारी भी झेली। उसके होठों पर एक बहुत ही ज्यादा डरावनी मुस्कान थी जब उसने अपनी कुल्हाड़ी से कई जोरदार वार किए। रोशनी के गोले और बड़ी कुल्हाड़ी ने लगभग एक ही जगह पर हमला किया। तीनों का तालमेल परफेक्ट था। इस अटैक से दीवार कांप उठी। इसके बाद तीनों घोस्ट किंग ने यानी 2 बड़े गोले और एक कुल्हाड़ी ने सेम जगह पर अटैक किया और इस वजह से वहां दीवार में दरार आ गई और वह एरिया टूट गया। इसके बाद अनगिनत घोस्ट किंग बुर्ज का हमला सहते हुए अंदर घुसने को बेताब थे और आगे बढ़े जा रहे थे। यह डिफेंसिव लाइन जो पूरे इतिहास में आज तक नहीं टूटी थी, आज वह खत्म होने के कगार पर थी। भूतों के सेना के अंदर काले कपड़े में लिपटा एक छोटा भूत धीरे धीरे अपनी बाहें फैला रहा था। उसके शरीर से अद्भुत हरी रोशनी निकल रही थी जो सभी भूतों तक पहुंच रही थी। उस रोशनी में नहाए सभी भूत पहले से ज्यादा तेज और आक्रामक हो गए थे। सच्ची बताओ दोस्तों तो मुझे लगा था यह इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट का कोई नाइट वॉचमैन होगा जो चुपके से भूतों के बीच चला गया है और वह अपनी पावर से एक बहुत बड़ा धमाका करेगा और भूतों के झुंड को उड़ा देगा। क्योंकि नाइट वॉचमैन भी खुद को ऐसे ही एक्टिव करता है जैसे यह कर रहा है। उसके शरीर से भी हरी रोशनी ही निकलती है। लेकिन भाई साहब यहाँ तो हमें कोई नया ही भूत देखने को मिला है जो बाहर से भूतों को एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है। जैसा कि हम सभी ने फ्री फायर में डीजे आलोक के पास देखा था, उसके चारों तरफ भी एक ऑरा जैसा लाइट होता है जो उसे एचपी बूस्ट देता है। बिल्कुल यहाँ पे भी लगता है वही सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। बाय द वे दोस्तों, आप लोग कौन सा गेम खेलते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, या आप लोग गेम खेलना नहीं पसंद करते वो भी बताना। वहीं दूसरी तरफ चेन फैन जो अभी सोने की तैयारी कर रहा था, उसने जल्दी से गंभीर चेहरे के साथ अपने कपड़े को सही किया और गुफा के अंदर स्ट्रेटेजी रूम में चला गया और टेबल पर रखा विशाल युद्ध का मानचित्र देखने लगा। उसे इटर्नल लाइट पैलेस का मैसेज पहले ही मिल चुका था। इनफैक्ट इटर्नल लाइट वेस्टर्न जॉनमू नंबर 1 फ्रंट लाइन ने भी उसे जानकारी भेजी थी। वह मैसेज था कि नंबर 1 फ्रंट लाइन हारने वाली है। घोस्ट सेना को अचानक एक बड़ी मदद मिली थी, इसलिए उन्होंने आज रात जोरदार हमला शुरू कर दिया था। जो भी बोलो यार, लेकिन चेन फैन के जीवन में शांति बिल्कुल भी नहीं थे। देखो यार, बेचारा 1 साल से मेहनत कर रहा था और फाइनली अब सोने के लिए जा रहा था और घोस्ट किंग ने उसका यहाँ पे भी नींद हराम करके रखा है। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। दरअसल चेन फैन को उम्मीद थी कि घोस्ट सेना एक अंतिम हमला कभी न कभी तो शुरू करेगी, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि यह इतना अचानक होगा और बिना किसी चेतावनी के होगा। कुछ देर बाद उसने तुरंत ऑर्डर दिया,
जिससे फानियो मिसाइल लीजर मशीन एक्टिवेट होगी। और दोस्तों इसी के साथ ये छोटा सा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की लड़ाई होने वाली है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एंड मैं उस एपिसोड में ना पूरी लड़ाई को अच्छे से कवर करूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट नहीं किया है तो यकीन मानिए दोस्तों आप लोग के पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाने वाला है। तो इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। एंड दोस्तों आप सभी कैसे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा एंड वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।